स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट पॉलिटी को। और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि भाई एक वीडियो पूरा कंप्लीट पॉलिटी का बना दीजिए जिससे कि हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो आज हम लोग कंप्लीट पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो देखने के बाद आप लोगों से मैं ये तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, लेकिन आज से इस वीडियो को देखने के बाद एक सिंगल क्वेश्चन भी पॉलिटी का इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो जो भी भाई यूपीएससी पीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आप लोग देखिएगा कि इसी क्लास के अंदर से आपको यूपीएससी पीटी के अंदर जितने सारे क्वेश्चन हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान सभा का गठन, यानी संविधान सभा की पृष्ठभूमि को डिस्कस करेंगे। कैसे हमारे संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या थी। तो हम लोग सबसे पहले संविधान सभा का गठन कैसे हुआ इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात करते हैं। तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले औपचारिक रूप से किसने की थी? अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा कि 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा जो संविधान सभा की औपचारिक मांग थी वो की गई थी। और एम.एन. राय द्वारा भी ये संविधान सभा की औपचारिक मांग का विचार जो था वो रखा गया था। तो 1934 के अंदर एम.एन. राय ने भी संविधान सभा की औपचारिक मांग की और स्वराज पार्टी ने भी मांग की। और फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की सांकेतिक मांग किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा कि लगभग 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी ने जो थी वो संविधान सभा की सांकेतिक मांग की थी। आपसे ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपके लिए ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये एम.एन. राय जी ने संविधान में एक संविधान सभा का गठन की मांग की, एम.एन. राय साहब ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या है कि सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव को डिस्कस करते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। इसमें सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। तो आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि संविधान सभा को सर्वप्रथम किसके द्वारा स्वीकार किया गया था, तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार किया गया था। आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट का बनेगा, देखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव में ही अंग्रेजों ने कहा कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण होगा जिसमें ज़्यादातर भारतीय होंगे, जिसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं और आगे देखते हैं कि प्रस्ताव यानी क्रिप्स प्रस्ताव को देखेंगे और कैबिनेट मिशन को देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्रिप्स प्रस्ताव जो है यानी क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंदर आया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था? इसमें एक निर्वाचित संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, जिसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और नेक्स्ट इधर कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया था? देखिए फ्रेंड्स, 24 मार्च 1946 में ये जो कैबिनेट मिशन है ये आया था। और इसमें जो सदस्य थे वो 3 सदस्य थे। और इन सदस्यों का नाम आप लोगों से बार बार पूछा जाता है। कभी कभार 4 ऑप्शन में 4 नाम दे दिए जाते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। और ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 लोगों के नाम आपको याद रखने, क्योंकि कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर का नाम आता है। और जो पैथिक लॉरेंस हैं वो इसके हेड थे, ये भी आप याद रखिएगा। और प्रावधान क्या था इसमें? इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया, तो आप लोगों का आंसर होगा कैबिनेट मिशन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव। देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ और संविधान सभा के चुनाव में क्या क्या बातें वो आपको याद रखनी है, वो इधर हैं।
देखिए विभाजन से पूर्व अगर बात करेगा तो 389 यानी 389 सदस्य थे, जिनमें से 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे और 296 सदस्य थे। और उन 296 सदस्यों में भी बंटवारा किया गया था कि 292 जो सदस्य थे वो 11 गवर्नरों के प्रांत से थे और 4 जो सदस्य थे वो मुख्य आयुक्तों के प्रांत से थे। और इन आयुक्तों के प्रांतों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयुक्तों का प्रांत नहीं था, और 4 उसमें नाम दे देगा और इनमें से एक का नाम नहीं देगा। तो अजमेर एक प्रांत था और बलूचिस्तान एक प्रांत था और कुर्ग और दिल्ली, ये 4 प्रांत थे। तो इनको आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद में विभाजन के बाद, जब विभाजन हो गया उसके बाद जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 रह गई थी, और जिनमें से 229 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे और 70 जो सदस्य थे वो भारतीय रियासतों से थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे विभाजन के पूर्व पूछेगा तो आपका आंसर होगा 389 और विभाजन के बाद तो 299। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जो संविधान सभा के चयन की विधि थी, यानी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे या जो भी सदस्य थे उनका चयन किस आधार पर किया गया था, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कथन और निष्कर्ष के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम था। इसमें निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल थे। तो आप लोगों को याद रखना है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम था। नेक्स्ट पॉइंट है कि लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 10 लाख जनसंख्या पर एक जो सदस्य था उसका चुनाव होना था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सदस्यों का चुनाव प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, अतः चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यानी इसमें वोटिंग नहीं हुई थी, यानी मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये सारे ही पॉइंट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन्हें याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं संविधान सभा के लिए हुए चुनाव का परिणाम। कुल सीटें ब्रिटिश भारत में, देखिए फ्रेंड्स जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से चुनाव में 208 सीटें जो थीं वो कांग्रेस को मिली और उनमें से 73 सीटें जो थीं वो मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें अन्य को मिली। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा सीटें जो थी वो कांग्रेस को मिली थी और मुस्लिम लीग को जो हैं सीटें वो 73 मिली थी। और यहीं से मुस्लिम लीग के जो भी मेंबर थे उनको ये मतलब एहसास हो गया था कि ये जो भारत है ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, इसमें मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। तो इसी आधार पर ये इन लोगों को समझ आ गया था कि 208 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिली थी। और इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, इसमें याद रखनी है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो एसटी सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, तो 33 सदस्य थे और एससी 26 थे। और महिलाओं ने कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम इम्पॉर्टेंट है और जिनका नाम है बेगम एजाज रसूल, क्योंकि इनका नाम कई बार पूछा भी जा चुका है। अन्य महिलाओं में जैसे पंडित विजया लक्ष्मी भी शामिल थीं, राजकुमारी अमृता कौर भी शामिल थीं, सुचेता कृपलानी जी भी शामिल थीं, ये सारी महिलाएं भी इसके अंदर शामिल थीं। तो इनका नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारे जो संविधान सभा का चुनाव हुआ और उसके बाद में जो चुनाव के परिणाम निकले उनका नतीजा निकला। और इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स कुछ समितियां इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग समितियों को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि समितियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इधर हमने लिखा है महत्वपूर्ण समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, ये आप लोग याद रखिएगा। और मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जो थे वो जे.बी. कृपलानी साहब थे। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित जो समितियां हैं वो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों संबंधी समिति। तो इनके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन किन समितियों के अध्यक्ष थे उनको एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए प्रक्रिया विषयक नियामक समिति जो है उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राष्ट्रीय ध्वज तदर्श समिति
उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये तीनों समितियां इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आगे देखते हैं, आगे एक समिति है मौलिक अधिकारों संबंधी जो समिति थी, उनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अल्पसंख्यक एवं जनजाति और उपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो समिति थी, उसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे और प्रांतीय समिति के भी जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये चारों समितियों के अध्यक्षों को आप याद जरूर रखिएगा। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो एच.सी. मुखर्जी थे। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, जैसे कि प्रारूप समिति। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका गठन कब हुआ था और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसके कुल सदस्य की बात करेगा तो 7 सदस्य थे, जिनमें से एक अध्यक्ष थे और अध्यक्ष का नाम था B.R. अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य थे और 6 अन्य सदस्यों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 6 सदस्यों के नाम आपको याद जरूर रखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, एन गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णा स्वामी अय्यर और के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और बी.एल. मित्र। और बी.एल. मित्र ने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद इनकी जगह पर एन माधवराव जी आ गए थे और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है और इनके स्थान पर फिर टी.टी. कृष्णमाचारी आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का नाम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी.एल. मित्र जब इस्तीफा देते हैं तो एन माधवराव इनकी जगह आते हैं और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है तो टी.टी. कृष्णमाचारी इनके स्थान पर आते हैं। तो इन दोनों नाम पर आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। और आगे देखते हैं, आगे एक समिति है तदर्थ झंडा समिति। और तदर्थ झंडा समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 23 जून 1947 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य सदस्य जो संख्या थी वो थी 5 और इन 5 सदस्यों का नाम आप लोगों से पूछा जाता है तो अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी और के.एम. मुंशी और बी.आर. अम्बेडकर, ये सारे तदर्थ झंडा समिति के सदस्य थे। तो इनका भी नाम आप लोग एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, आगे संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें और संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनको एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। और 9 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसी बैठक को मुस्लिम लीग और देसी रियासतें बहिष्कार करती हैं, यानी अस्वीकार करती हैं, इसमें भाग नहीं लेती हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संविधान सभा की किस बैठक में मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया? तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक थी उसमें इनने भाग नहीं लिया था। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और इसी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सत्येंद्रानंद सिन्हा जी को चुना गया था और अस्थायी उपाध्यक्ष की बात करेगा तो फ्रैंक एंथोनी जी को चुना गया था। ये दोनों नाम भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट बैठक जो होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है और इस 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है इसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी को चुना जाता है और स्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को चुना जाता है और टी.टी. कृष्णमाचारी को चुना जाता है। तो ये सारे नाम भी आप लोगों को याद रखना है। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस तारीख को चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 वाली जो मीटिंग हुई थी उसमें चुना गया था। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 को होती है और इस बैठक में यह संविधान सभा की 5वीं बैठक थी। तो इसको आपको पूछा जाएगा कि जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई वो कौन सी बैठक थी? तो ये 5वीं बैठक थी और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। आप लोगों से पूछा जाएगा किस संविधान सभा की किस बैठक के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने
उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। तो 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की 5वीं बैठक थी उसमें इन्होंने ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, आप लोग याद रखिएगा। और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो ये थे हमारी संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें। और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं आगे संविधान सभा में अधिवेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट डेटें यहाँ पर मेंटेन की गई हैं। जैसे कि 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन हुआ था। और इस 11वें अधिवेशन में संविधान अंगीकृत हुआ था, यानी संविधान बनकर तैयार हुआ था। और अगर आपसे कुल अधिवेशन पूछे जाएंगे संविधान सभा के अंदर कुल अधिवेशन कितने हुए, तो आपका आंसर होगा 12 अधिवेशन हुए। क्योंकि जो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक थी वो 12वां अधिवेशन था। तो 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन हुआ, ये आप लोग याद रखिएगा। और संविधान सभा की ये अंतिम बैठक थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस बैठक के अंदर इसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये 284 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। और इसी दिन राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता भी दे दी गई थी। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं संविधान का लागू होना। और ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि संविधान को कैसे लागू किया गया। तो 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 ये दोनों डेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था वो बनकर तैयार हुआ, यानी संविधान आंशिक रूप से लागू भी इसी दिन हो गया था। और इसी दिन बनकर तैयार हुआ और इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। और इसी दिन 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। और इन 16 अनुच्छेदों के बारे में आप लोगों से पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों से ये जरूर पूछा जाएगा कि संविधान आंशिक रूप से कब तैयार हुआ और आंशिक रूप से कब लागू हुआ, संविधान अंगीकृत कब हुआ और संविधान आत्मार्पित कब हुआ। इन सारे क्वेश्चनों का जो आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949। तो आप लोग याद रखिएगा। वैसे आप लोग देख सकते हैं कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, 379, 380, 388, 391 और 392, 393, 394 ये वो सारे अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। और इधर 26 जनवरी 1950 की बात होगी तो हमारा जो संविधान था वो पूर्णतः लागू हो गया था। और इसका रीजन क्या था कि 26 जनवरी को हमारा जो संविधान लागू हुआ, इसका रीजन ये था कि 1930 के अंदर जो हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आ रहे थे, और इसीलिए हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि 26 जनवरी का महत्व बना रहे। इसीलिए संविधान 26 नवंबर 1949 को बनने के बावजूद भी उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये रीजन भी आप लोग याद रख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा था जो संविधान सभा का गठन और संविधान सभा की बैठकें, उनके अधिवेशन, इन सब को हमने डिस्कस किया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रीम्बल यानी प्रस्तावना। और प्रस्तावना से भी संविधान की प्रस्तावना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना क्या है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रस्तावना संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की अभिव्यक्ति है जिसकी झलक पूरे भारतीय संविधान में दिखती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना क्या है तो आप इसे बता सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस प्रस्तावना से क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है हम लोग सिर्फ उसको ही डिस्कस करेंगे। तो प्रीम्बल यानी प्रस्तावना से संबंधित 2 केस पूछे जाते हैं और इन 2 केसों को आप लोगों को याद जरूर रखना है। ये केस है बेरूबारी केस जो कि 1960 के अंदर आया था। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था, इसने क्या बताया, इसने बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यथा या असंशोधनीय है। ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा।
और नेक्स्ट केस जो है वो है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद केस, और ये केस 1973 के अंदर आया था। और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अतः यह संशोधनीय है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि ये किस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस केस में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो आपका आंसर होगा केशवानंद भारती केस 1973। और एक और केस का नाम आप लोग याद रखिएगा, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडियाबाद, और ये केस 1994 के अंदर आया था और इसमें ये पुनः स्पष्ट किया गया था। तो ये केस आप लोगों को याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए प्रस्तावना से संबंधित, वो क्या है कि प्रस्तावना का अगर आपसे स्वरूप पूछा जाएगा तो कैसा है, तो विधिक स्वरूप जो है वो अपरिवर्तनीय है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और प्रस्तावना की अगर भाषा पूछी जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और प्रस्तावना का मॉडल जो है वो अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो आदर्श हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो रूस से लिए गए हैं। और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की जो भावना है जो वो कहाँ से ली गई, तो वो फ्रांस से ली गई है। ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ है और उस संशोधन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है, और कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ है। और इसमें प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए हैं और ये 3 शब्द आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़े गए, तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा। और प्रस्तावना से संबंधित कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए। वो बातें क्या है कि प्रस्तावना हमें बताता है, क्या बताता है, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है ये बताता है। तो संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता अर्थात हम भारत के लोग हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान की प्रकृति कैसी होगी, ये भी हमें प्रस्तावना बताता है। तो संविधान की जो प्रकृति होगी वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगी। और ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्रस्तावना से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों की ये याद जरूर करने हैं। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है अनुसूचियां, और अनुसूचियों से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जिस समय हमारे संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय जो हमारा संविधान था उसके अंदर जो भाग थे वो थे 22, और जो हमारी अनुसूचियां थी वो थी 8, और उसके बाद में जो अनुच्छेद थे यानी आर्टिकल वो थे 395। तो इतनी सारी डिटेल आपको आई होप याद हो चुकी होगी। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रारंभ में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो थी 8 थी, लेकिन वर्तमान के अंदर जो भारतीय संविधान है उसके अंदर 12 अनुसूचियां हैं। और ये 4 जो अनुसूचियां 8 से 12 हुई, ये 4 अनुसूचियां ये संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पहले उन अनुसूचियों को जो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। तो वो 4 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं जो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। तो ये संविधान संशोधन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संविधान संशोधन भी पूछे जाते हैं। और आगे 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अनुसूचियों को डिस्कस करते हैं और किस अनुसूची के अंदर किसका प्रावधान किया गया इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अनुसूची प्रथम यानी एक अनुसूची के अंदर संघ एवं राज्य शासित जो प्रदेश हैं उनको डिस्कस किया गया, यानी अनुसूची 1 के अंदर साफ साफ लिखा है राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। तो
ये लिखा हुआ है। और द्वितीय अनुसूची के अंदर वेतन का उल्लेख किया गया है। और तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। और शपथ का प्रावधान है, किन लोगों की शपथ का प्रावधान नहीं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति है उसकी शपथ का प्रावधान जो है अनुच्छेद 60 के अंदर है। और उपराष्ट्रपति जो है उनकी शपथ का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 69 के अंदर है। और राज्यपाल जी की जो शपथ का प्रावधान है वो अनुच्छेद 159 के अंदर है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और जो चतुर्थ अनुसूची है उसके अंदर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। और जो पांचवी अनुसूची है उसमें SC ST प्रशासन की बात कही गई है। और छठी अनुसूची के अंदर ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो राज्य हैं या जो जनजाति क्षेत्र है उनका उल्लेख किया गया है। तो ये छठी अनुसूची आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सातवीं अनुसूची को। और सातवीं अनुसूची में क्या है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, यानी समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। तो इसे हम लोग कैसे डिवाइड करके पढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड्स, सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है। जो संघ सूची है उस पर संसद कानून बनाएगी, यानी संघ सूची के विषय पर सिर्फ संसद कानून बनाएगी। और राज्य सूची के विषय पर राज्य विधान मंडल कानून बनाएगी। और जो समवर्ती सूची है उसके विषय पर संसद, राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाएगी। लेकिन विवाद की स्थिति में जो संसद का कानून बनाया जाएगा वो मान्य होगा, यानी संसद को सर्वोच्चता दी गई है इसमें। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, उस अधिवेशन जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 42वां संविधान संशोधन है। और इसमें कुछ विषय दिए गए हैं जो राज्य सूची के विषय हैं, जैसे शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव, न्याय का प्रशासन को समवर्ती सूची में डाला गया। कब डाला गया, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में डाला गया। और ये पहले राज्य सूची के विषय हुआ करते थे। अतः अब शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव, न्याय का प्रशासन अब समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आठवीं अनुसूची को हम लोग डिस्कस करते हैं। और आठवीं अनुसूची के अंदर किसका प्रावधान किया गया है, तो आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी भाषाओं का प्रावधान है। और भाषाएं मूल संविधान के अंदर कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है वो 22 हो गई है। और संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई भाषाओं को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर होता है, और जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। और ये सिंधी भाषा 15वीं भाषा बन जाती है। और फिर इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, और इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाएं जोड़ी जाती हैं। तो इन 3 भाषाओं को भी आप याद रखिएगा। और इनको याद करने के लिए आप नमक को याद रख सकते हैं। नमक एक वर्ड है, ना से बनेगा नेपाली, मा से बनेगा मणिपुरी, का से बनेगा कोंकणी। ये तीनों भाषाएं जो थी वो 1992 के अंदर जोड़ी गई थी, यानी जब हमारा 71वां संविधान संशोधन हुआ था। और आगे एक संविधान संशोधन होता है जिसे 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मतलब होता है, यानी 52वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, और उसे 2004 में लागू किया जाता है। और इसके द्वारा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। और उन 4 भाषाओं का नाम आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई। और इस प्रकार जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हो गई। और आप लोग इन 4 भाषाओं को कैसे याद रख सकते हैं, बोडो मास के नाम से याद रखते हैं। बोसो बोडो हो जाएगा, डो से डोगरी हो जाएगा, मैं से मैथिली हो जाएगा, सा से संथाली हो जाएगा। तो आप लोग इन्हें याद जरूर रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो भी पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से पता नहीं कौन सा पॉइंट आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग बाकी अनुसूचियों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची के अंदर भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है, और इसमें कुछ कानूनों को न्यायिक परीक्षण से संरक्षण भी दिया गया है। और 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल का उल्लेख किया गया है, यानी दल बदल कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची है। और 11वीं
अनुसूची के अंदर पंचायतों का उल्लेख है और पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं, सौंपे गए हैं। और नगर पालिका जो है वो 12वीं अनुसूची के अंदर है और नगर पालिका को 18 विषय सौंपे गए हैं। तो ये थी हमारी 12 अनुसूचियां। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स संविधान के भाग। और संविधान के भाग, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय जो हमारे संविधान के अंदर भाग थे वो थे 22, और लेकिन वर्तमान में अगर भाग देखे जाएं तो 25 भाग हो गए हैं। लेकिन अगर आप लोगों से कोई पूछता कि हमारे संविधान में मूलतः कितने भाग हैं, तो मूलतः जो हमारे भाग हैं वो 22 भाग हैं, क्योंकि 25 नाम का कोई भाग हमारे संविधान में नहीं है। 25 नाम का, 24 नाम का भी कोई भाग हमारे संविधान के अंदर नहीं है, 23 नाम का भी भाग कोई हमारे संविधान के अंदर नहीं है। तो फिर ये 25 भाग कैसे हो गए, ये आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, 25 इस तरीके से हो गए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक 4 का भाग है और एक 14 का भाग है। इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं गणना के आधार पर, तो हमारे भाग जो है वो 25 हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं उन भागों को जो हमारे संविधान के अंदर संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। तो सबसे पहले भाग 4 का को जोड़ा गया और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और भाग 9 का भी जोड़ा गया और 9 का को 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर जोड़ा गया। और भाग 9 खा भी जोड़ा गया और 9 खा को 57वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर जोड़ा गया। और भाग 14 का को 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। और ये 4 भाग हमारे संविधान में जोड़े गए। और भाग 7 जो था उसे 7वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, यानी हमारा जो भाग 7 है वो अब संविधान के अंदर नहीं है। अब हम लोग महत्वपूर्ण भागों को डिस्कस करते हैं और किस भाग के अंदर किसका उल्लेख है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भाग 1 के अंदर किसका प्रावधान है। भाग 1 के अंदर लिखा है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी भाग 1 के अंदर भारत संघ उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, देखिएगा, भारत संघ से भारत का राज्य क्षेत्र बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, क्योंकि भारत संघ के अंदर केवल 28 राज्य आते हैं और भारत राज्य क्षेत्र के अंदर जो एरिया है वो 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी और अर्जित किए गए राज्य आते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा भारत का राज्य क्षेत्र है वो भारत के संघ क्षेत्र से बड़ा है, ये आप लोग याद रखिएगा। और भाग 2 के अंदर नागरिकता का प्रावधान है और भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं और भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे हम लोग भाग 4 का को पहले डिस्कस करते हैं। और भाग 4 का के अंदर मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया और भाग 5 के अंदर संघ सरकार का गठन यानी संघ सरकार का उल्लेख किया गया है और भाग 6 में राज्य सरकार का। और भाग 7 को जब आप लोगों को अभी हमने पढ़ाया था तो उसमें बता कि निरस्त कर दिया गया और उसे 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से हटाया गया। और आगे देखते हैं भाग 8 में किसका उल्लेख है। और भाग 8 में संघ शासित प्रदेश का उल्लेख है और भाग 9 के अंदर पंचायतों का उल्लेख है और भाग 9 का संबंध है नगर पालिका से और 9 का संबंध है सहकारी समितियों से। और भाग 10 के अंदर ST जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं भाग 11 को। और भाग 11 के अंदर केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध है और ये संबंध कैसे होंगे, ये संबंध प्रशासनिक एवं विधायी संबंध होंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। और भाग 12 के अंदर केंद्र और राज्य के मध्य संबंध तो हैं, लेकिन ये संबंध कैसे होंगे, ये वित्तीय संबंध होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाग 11 और भाग 12 में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि भाग 11 के अंदर प्रशासनिक एवं विधायी संबंध हैं और भाग 12 के अंदर वित्तीय संबंध हैं। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और भाग 13 को डिस्कस करते हैं। और भाग 13 के अंदर किसका उल्लेख है। भाग 13 के अंदर लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार की चर्चा की गई है। और भाग 14 के अंदर संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। और वो सेवाएं कौन कौन सी, जैसे कि यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, इसका उल्लेख जो है वो भाग 14 के अंदर किया गया है और इम्पोर्टेंट है भाग 14, ये आप लोग याद जरूर रखिएगा।
और भाग 14 का के अंदर अधिकरण का प्रावधान किया गया, यानी भाग 14 का के अंदर अधिकरण का उल्लेख है। आगे डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे भाग 15 में क्या है, और भाग 15 के अंदर निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। और भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि SC ST OBC अल्पसंख्यक आंग्ल समुदाय, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये भाग 16 के अंदर है। और भाग 17 में राज्य भाषा का उल्लेख है। और भाग 18 में आपातकालीन जो उपबंध है उनका उल्लेख किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और भाग 19 में प्रकीर्ण यानी विविध का उल्लेख है। और भाग 20 इम्पोर्टेंट है। भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया, यानी संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध हैं। और भाग 22 के अंदर हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन का उल्लेख किया गया है। और इनमें से आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो भाग 18, 17 और 15 और 20 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन 4 भागों को जो मैंने आपको बताया, इनको जरूर आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब हम लोग संविधान सभा के स्रोतों को डिस्कस करेंगे कि हमारे संविधान के अंदर जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले भारत शासन अधिनियम को डिस्कस करते हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है वो संघीय व्यवस्था की जो ढांचा है वो लिया गया है। और न्यायपालिका का ढांचा है वो भी लिया गया है। और आपातकालीन जो उपबंध है वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और प्रशासनिक विवरण का जो प्रावधान है वो भी यहीं से लिया गया। और राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसका भी जो स्रोत है वो भी यहीं से लिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद जरूर रखने हैं। और आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की जब बात होगी तो हमारा आंसर होगा USA। और एक सशस्त्र केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था की बात होगी तो हमारा आंसर होगा कनाडा। और आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट पर पड़ने वाला प्रभाव की अगर बात करेगा तो हमारा आंसर जर्मनी होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ब्रिटेन से हमारे संविधान के अंदर किन स्रोतों को डाला गया है। तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। और विधि का जो शासन है वो भी लिया गया है। और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की भी जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय प्रणाली की जो व्यवस्था है वो भी ब्रिटेन से ली गई। विधायी जो प्रक्रिया है उसे भी ब्रिटेन से लिया गया। और संसदीय विशेषाधिकार को भी ब्रिटेन से लिया गया। परमाधिकार लेख जो एक रिट होती है उसको भी यहीं से लिया गया। और विधि के समक्ष समानता है उसे भी ब्रिटेन से लिया गया। तो इतने सारे प्रावधान जो कि ब्रिटेन से लिए गए हैं ये सारे आपको याद जरूर रखने हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अमेरिका से किन किन स्रोतों को लिया गया है। तो अमेरिका से प्रस्तावना का मॉडल लिया गया है। और न्यायिक पुनराविलोकन की जो प्रक्रिया है उसका भी प्रावधान वहीं से लिया गया अमेरिका से। और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसे भी अमेरिका से लिया गया। और मूल अधिकार जो हैं वो भी अमेरिका से लिए गए। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है उसे भी अमेरिका से लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसका प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको अमेरिका से याद रखने हैं। और फिर कनाडा को डिस्कस करते हैं। और कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कनाडा से लिया गया है। और सशस्त्र केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था इसे भी कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट सूची के विषय पर संसद कानून बनाए इसकी जो शक्ति है वो भी कनाडा से ली गई है। और सुप्रीम कोर्ट के परामर्शी न्याय निर्णय का जो प्रावधान है वो भी कनाडा से लिया गया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से किन किन स्रोतों को लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का जो विषय उसे लिया गया। और संयुक्त अधिवेशन जिसे अनुच्छेद 108 द्वारा किया जाता है उसका जो है उल्लेख वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यानी ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लिया गया। और प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल की
भाषा को लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, और भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जर्मनी के अंदर से आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को लिया गया है जर्मनी से। और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, समता के बंधुत्व को जो है वो फ्रांस से लिया गया। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है उसे भी फ्रांस से लिया गया है। और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और रूस से मूल कर्तव्य लिए गए, और प्रस्तावना के जो शब्द हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय के आदर्श हैं इनको भी रूस से लिया गया है। और आयरलैंड से हम लोग डिस्कस करते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया। आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है उसको लिया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को लिया गया। और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का जो नामांकन है उसका प्रावधान भी आयरलैंड से लिया गया। आई होप इतने सारे पॉइंट आप लोग आयरलैंड से जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे जो भी संविधान सभा के अंदर स्रोत हैं उनको कहाँ से लिया गया, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि भारत में राज्यों के गठन की प्रक्रिया क्या थी। तो सबसे पहले इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो एक बार डिस्कस जरूर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, यानी जब किसी राज्य का गठन होगा तो सबसे पहले प्रस्ताव लाना होता है, और इस प्रस्ताव को सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, तो संसद के अंदर लाया जाएगा। राज्य विधानमंडल के अंदर इसे नहीं लाया जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और इस स्वीकृति कौन देगा, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से लाया जाएगा। और कैसे पारित होगा, ये साधारण बहुमत से पारित होगा और राज्य विधानमंडल की सहमति ली जाएगी, लेकिन 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 ये बाध्यकारी नहीं होगी, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और संशोधन कब हुआ, ये संशोधन इंपॉर्टेंट है। देखिए, 5वां संविधान संशोधन 1955 द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि नए राज्यों के गठन का प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के पूर्व जाएगा और विचार के लिए राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा कि 18वां संविधान संशोधन 1960 द्वारा ये व्यवस्था कर दिया गया कि यदि नए राज्य के गठन से कोई केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित होता है तो विचार के लिए नहीं भेजा जाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद जरूर रखिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि देशी रियासतों का भारत में विलय। इस विलय से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि देशी रियासत कौन कौन सी थी और वो कब कब विलय हुई। तो एक जूनागढ़ देशी रियासत थी, एक हैदराबाद देशी रियासत थी और एक जम्मू कश्मीर, ये 3 देशी रियासतें हुआ करती थी। तो जूनागढ़ जो देशी रियासत थी उसे 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार का नियंत्रण हो गया था, और 20 फरवरी 1948 को यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया था। और जनमत संग्रह कराने के बाद इसे 20 जनवरी 1949 को सौराष्ट्र में विलय कर दिया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और एक हैदराबाद जो देशी रियासत थी उसे 17 सितंबर 1948 को सैन्य कार्यवाही, और इस सैन्य कार्यवाही का ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, द्वारा भारत में मिला लिया गया था। और ये 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर जो देशी रियासत थी उसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर से मिलाया गया। और इस विलय पत्र पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, तो जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, ये हिंदू राजा थे, इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट को भी आप याद जरूर रखिएगा कि फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया था। तो चंद्रनगर को आपको याद जरूर रखना है, क्योंकि ये चंद्रनगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समितियां देख लेते हैं, जैसे कि राज्य के गठन से संबंधित हैं। जैसे राज्यों के गठन संबंधी महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी हैं, तो ये एक भाषाई प्रांतीय समिति है, इसका आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और इसका गठन कब हुआ था, तो इसका जून 1948 में गठन हुआ, और इसकी रिपोर्ट कब आई थी, और दिसंबर 1948 में इसकी रिपोर्ट आई, और इसके अध्यक्ष पूछे जाएंगे। तो एस के धर इसके
अध्यक्ष थे और इसके धर के नाम पर इसे कभी कभी इसके धर कमेटी भी या समिति भी कहते हैं। और इसने किस चीज की सिफारिश की थी? तो इसने राज्यों का जो पुनर्गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, ना कि भाषा के आधार पर। इसने ये सिफारिश की थी। और एक और समिति इंपॉर्टेंट है और इस समिति का नाम है जेबीपी समिति। और जेबीपी समिति का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका गठन जो था वो दिसंबर 1948 में हुआ और इसने रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सौंपी। और इसमें सदस्य 3 सदस्य थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। और इन तीनों सदस्यों का नाम आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसने जो अनुशंसा की थी वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ही राज्यों का गठन किया जाए और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार कर दिया था इसने। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और आगे एक इम्पोर्टेंट आयोग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे आप लोग फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। और इसका गठन 1953 में हुआ था और इसके अंदर सदस्य 3 थे और अध्यक्ष इसके फजल अली थे और 2 अन्य सदस्य के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। इनका भी नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। और रिपोर्ट इसने अपनी 1955 के अंदर सौंपी और इसने सिफारिश की कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए और एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया इसने। और इसने भाषाई आधार पर राज्यों को कानून मान्यता दी, यानी भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता किसने दी थी? तो फजल अली आयोग ने दी थी। और इससे आपको इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट याद रखने हैं? इसी आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ और इसके बाद भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। और आंध्र प्रदेश राज्य के गठन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2-3 बार और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो आंध्र प्रदेश राज्य के जो गठन का तात्कालिक कारण पूछा जाएगा तो क्या था? इसका तात्कालिक कारण था कि पोटी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद ऐसा माहौल बन गया था कि फाइनली अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। और इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया था। और विभाजन इसका कब किया गया? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य से अलग हुआ। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग क्या याद रख सकते हैं? जैसे कि फजल अली आयोग की सिफारिश पर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से एक साथ भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिसे अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। तो आई होप ये आंध्र प्रदेश राज्य का गठन आप लोग जरूर याद रखेंगे। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे और आप लोगों से पीटी के एग्जाम में 1 या 2 अनुच्छेद जरूर पूछे जाएंगे। 1 या 2 अनुच्छेद पूछे जाएंगे और ये 1 या 2 अनुच्छेद इसी क्लास से आएंगे। अगर इसके बाहर से आ जाएं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाहर से आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने इतने सारे जो अनुच्छेद हैं इम्पोर्टेंट, उन सारों को कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आप लोग इसे देखिएगा जरूर। और हाँ, एक और बात, अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मैं उस पर आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। केवल उस पर ये लिखना है कि नीड पीडीएफ, और नीड पीडीएफ का जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ उस पर ग्रुप पर डाल दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अनुच्छेद को डिस्कस करते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्लास से एक भी अनुच्छेद बाहर नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल को। देखिए अनुच्छेद 1 के अंदर किसका उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 1 के अंदर भारत राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया। और हमारे लिए अनुच्छेद 2 भी इम्पोर्टेंट है और अनुच्छेद 2 में राज्यों की स्थापना की बात की गई है। और ये राज्यों की स्थापना कैसे होगी, जरा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि भारत के बाहर कोई जमीन का टुकड़ा है
और इस जमीन के टुकड़े को भारत अपने अंदर मिलाना चाहता है, तो इस टुकड़े को संसद अनुच्छेद 2 के तहत संशोधन करके अपने राज्य के अंदर यानी अपने राज्य क्षेत्र के अंदर मिला सकती है। तो इस तरीके से नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 के द्वारा की जा सकती है। और अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 3 के अंदर गठन किया जाएगा नए राज्यों का, यानी नए राज्यों का गठन कैसे होगा? कोई राज्य है जो कि भारत के अंदर है, कोई राज्य जो कि भारत के अंदर है और वो उसके एरिया को अगर कम करके कोई राज्य बनाया जाए, यानी उसका क्षेत्र काट कर कोई राज्य बनाया जाए, तो उसे भी अनुच्छेद 3 के अंदर बनाया जाएगा। अगर उसके नाम में परिवर्तन किया जाए तब भी अनुच्छेद 3 का मतलब प्रयोग किया जाएगा। उसकी सीमा में कोई परिवर्तन किया जाए तब भी अनुच्छेद 3 का प्रयोग होगा। आई होप अनुच्छेद 3 आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी आधार पर उत्तराखंड का भी उत्तर प्रदेश से अलग होना और 2 जून 2014 को जो आंध्र प्रदेश है उससे तेलंगाना का अलग होना, ये सब अनुच्छेद 3 के उदाहरण है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद 4 हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 4 के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है, जो इसके द्वारा किए गए संशोधन, यानी इसके द्वारा किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा किए गए संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये अनुच्छेद 4 के अंदर लिखा गया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 6 को। और अनुच्छेद 6 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान भारत आए, यानी पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 6 के अंदर। और अनुच्छेद 7 के अंदर किसका प्रावधान है? अनुच्छेद 7 के अंदर भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे उनका प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 6 को आप याद जरूर रखिएगा। और अनुच्छेद 8 के अंदर किसका प्रावधान है? अनुच्छेद 8 के अंदर विदेशी भ्रमण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा कोई आपके साथ करता है कि आपकी नागरिकता विदेशी भ्रमण करने पर समाप्त की जाती है, तो अनुच्छेद 8 के द्वारा आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 8 में ये लिखा गया है कि यदि आप विदेशी भ्रमण करते हैं तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त नहीं की जाएगी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 9 में क्या लिखा है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 9 में लिखा है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये अनुच्छेद 9 के अंदर लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 11 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाएगी, ये प्रावधान अनुच्छेद 11 के अंदर किया गया है। और आगे हमारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 12 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 14 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 14 के अंदर विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आधार पर, यानी जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा सार्वजनिक स्थानों पर, ये अनुच्छेद 15 के अंदर लिखा गया। और अनुच्छेद 16 इम्पोर्टेंट है, अवसर की समानता। और 17 के अंदर अस्पष्टता का अंत का उल्लेख किया गया है, यानी छुआछूत अनटचेबिलिटी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 17 के अंदर। अनुच्छेद 18 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत है, क्योंकि अनुच्छेद 18 के अंदर आप किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकते। और जो संवैधानिक तौर पर जो भी मान्यताएं यानी जो भी उपाधियां हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे पद्मश्री हो गया, कोई सैन्य उपाधि है वो ले सकते हैं। और अगर आप किसी विदेशी देश से यानी विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेते हैं तो पहले आप राष्ट्रपति को सूचित कीजिएगा, वरना आप विदेशी जो उपाधियां हैं उनको भी नहीं रख सकते। अनुच्छेद 18 के अंदर ये प्रावधान किया गया है, तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के अंदर। और अनुच्छेद 19 के अंदर ही प्रेस की भी स्वतंत्रता है, प्रेस, तो आप लोग ये याद जरूर रखिएगा। और अनुच्छेद 20 के अंदर अपराधों के दोष सिद्ध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और अनुच्छेद 21 का इम्पोर्टेंट है क्योंकि 6 से 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये अनुच्छेद 21 का के अंदर लिखा गया। और अनुच्छेद 22 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 22 हमें गिरफ्तारी से संरक्षण देता है।
और ये किस आधार पर संरक्षण देता है? ये इस आधार पर संरक्षण देता है कि आपको ये रीजन बताया जाए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और आपको अपने मन का वकील करने की स्वतंत्रता देता है, और आपको 24 घंटे के अंदर जो न्यायालय के सामने वो प्रस्तुत करने यानी हाजिर करने की स्वतंत्रता दिलाता है। तो आप लोग अनुच्छेद 22 को जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 22 के अंदर गिरफ्तारी से संरक्षण है, और अनुच्छेद 23 के अंदर दुर्व्यापार व बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। दुर्व्यापार यानी मानव की तस्करी नहीं की जाएगी, और आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवाएगा, तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और अनुच्छेद 24 के अंदर 14 से कम आयु वाले बच्चे को कारखानों में जोखिम भरे काम पर नहीं रखा जाएगा। ये साफ तौर पर अनुच्छेद 24 के अंदर लिखा है, और अनुच्छेद 25 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अनुच्छेद 29 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और अनुच्छेद 29 के अंदर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। तो अनुच्छेद 29 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके बाद में अनुच्छेद 32 इम्पोर्टेंट है, और 32 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह हमारे संवैधानिक उपचार एवं अधिकार का उल्लेख किया गया है। और इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा था। और इसी अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और ये रिट कौन कौन सी है? एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। ये 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 32 के द्वारा राष्ट्रपति जारी करता है। तो इन्हें भी आप याद जरूर रखिएगा। तो ये 5 प्रकार की जो रिट हैं वो न्यायालय जारी करता है, इन्हें आप याद जरूर रखिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे 5 प्रकार की रिट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये रिट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये रिट इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे होबियस कॉर्पस कहते हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्राप्त करना, यानी सह शरीर उपस्थित करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सह शरीर प्राप्त करना यानी सह शरीर उपस्थित करना इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है। और इसे जारी किसके विरुद्ध किया जाता है? तो निजी व लोक अधिकारी दोनों के विरुद्ध इसे जारी किया जाता है। और अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार की सुरक्षा के लिए इसे जारी किया जाता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है? इस रिट के द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में हाजिर करना होता है। और ये है हमारी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, इसको हमने डिस्कस किया। अब हम लोग परमादेश यानी मैंडमस को डिस्कस करते हैं। और मैंडमस का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं यानी ऑर्डर देते हैं, और जिसे केवल जारी लोक अधिकारी के विरुद्ध किया जाता है। और कैसे इसे लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है उसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे जब कोई लोक अधिकारी वह कार्य ना कर रहा हो जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, तो परमादेश रिट के माध्यम से उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो ये रिट जारी की जाती है। आई होप आपके समझ आ गया होगा। और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, और उत्प्रेषण यानी सर्टनर। इन दोनों रिटों को हम लोग देखते हैं। और ये दोनों जो रिटें हैं वो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी रिटें जो हैं वो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती हैं। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो रिट है वो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती हैं, आप लोग याद रखिएगा। और इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि जब कोई संस्था अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करती है, तब ये दोनों रिट जारी की जाती हैं। यानी कोई ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्राधिकार यानी अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करती है, तब हम लोग ये दोनों रिटें जारी करते हैं। जैसे जब कोई न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था जो है वो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर कोई कार्यवाही करती है, तो कर रही हो और उस कार्यवाही को बीच में रोकना हो, तो प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। लेकिन अगर उसने कार्यवाही कर कोई निर्णय सुना दिया है,
तब क्या होगा। लेकिन अगर उसने निर्णय सुना दिया हो और उसके प्रभाव को रोकना हो तो उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। आई होप प्रतिषेध और उत्प्रेषण में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम लोग अपनी जो लास्ट रिट है जिसे अधिकार परीक्षा कोआ वारंटो कहते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। और इस रिट में क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है आपका क्या प्राधिकार है, इसका ये अर्थ है। और इसे डिस्कस करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को गलत तरीके से धारण करता है तो अधिकार परीक्षा रिट द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। और इसे इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो किस रिट को पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो जो अधिकार परीक्षा रिट है उसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। आई होप ये सारी रिटें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिटों को एक बार तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी करता है और यह केवल फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जारी करता है। ये रिट जो है वो केवल फंडामेंटल यानी मौलिक कर्तव्य के विरुद्ध जारी करता है और अन्य मामलों के विरुद्ध नहीं जारी करता है। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और जो हमारा हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है और यह फंडामेंटल राइट के विरुद्ध भी जारी करता है और अन्य मामलों के विरुद्ध भी जारी करता है। और इसीलिए रिटों के मामले में जो हाई कोर्ट की शक्तियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में ज़्यादा व्यापक हैं। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर रिटों की तुलना में पूछा जाएगा कि किसका क्षेत्र अधिक ज़्यादा व्यापक है, तो जो हमारा हाई कोर्ट है उसका क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है। आई होप ये थी हमारी इम्पोर्टेंट जो भी रिट से संबंधित जानकारी वो हमने डिस्कस की, जो आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा आर्टिकल नंबर 36 यानी अनुच्छेद 36 है उसको डिस्कस करते हैं। और अनुच्छेद 36 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 38 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 38 के अंदर राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसा अनुच्छेद 38 के अंदर कहा गया है। और अनुच्छेद 39 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 के अंदर समान कार्य के लिए स्त्री व पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है। और फिर अनुच्छेद 39 का इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता दी गई है, इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट अनुच्छेद 41 इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 41 में मनरेगा को व्यवस्थित किया गया है, तो अनुच्छेद 41 जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 इंपॉर्टेंट। और अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी को मतलब रखा गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 का। और 43 का के अंदर उद्योग प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है 43 का। और 43 का खा के अंदर जो है सहकारिता का उल्लेख किया गया है, यानी सहकारी सोसाइटियों का गठन से संबंधित है ये 43 का। और आगे बढ़ते हैं, आगे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 44 इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 44 के अंदर समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। और समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो गोवा है, ये आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 45 इंपॉर्टेंट है। 45 के अंदर 1 से 6 साल की जो निःशुल्क शिक्षा है, यानी 1 से 6 साल के जो बच्चे उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और अब इसे बढ़ाकर 14 साल तक कर दिया गया है। और ये अनुच्छेद 46 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 46 के अंदर SC ST अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की बात की गई है। और अनुच्छेद 47 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 47 में पोषा स्तर, जीवन स्तर को उठाना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना ये राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसा अनुच्छेद 47 में लिखा हुआ है। और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 48 इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 48 के अंदर कृषि एवं पशुपालन यानी गोवध निषेध का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट अनुच्छेद 48 का इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। और पर्यावरण संरक्षण को जो अनुच्छेद 48 का है इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और अनुच्छेद 49 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 49 के अंदर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य होगा, इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 50 इम्पोर्टेंट है।
और अनुच्छेद 50 के अंदर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और अनुच्छेद 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, इसका उल्लेख किया गया है। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 51 का को। और 51 का के अंदर मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। और जब हमारे मूल कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या है ये 11 है। और सबसे पहले एक संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और फिर एक संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसके अंदर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये दोनों संविधान संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद जरूर रखिएगा। और जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य है वो है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। और अब हम लोग अनुच्छेद 52 को डिस्कस करेंगे। और अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, यानी राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 52 के अंदर लिखा गया है। और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 54 के अंदर इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति का चुनाव की बात की गई है। और अनुच्छेद 55 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 55 के अंदर लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। और अनुच्छेद 56 इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 56 में लिखा गया है कार्यकाल की बात की गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो 5 ईयर होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। और अनुच्छेद 57 इम्पोर्टेंट है, और 57 में लिखा गया है पुनर्निर्वाचन यानी री इलेक्शन की बात की गई है। और अनुच्छेद 58 इम्पोर्टेंट है, और 58 के अंदर योग्यता की बात की गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, उसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में किया गया। अनुच्छेद 59 इम्पोर्टेंट है, पद के लिए शर्तें क्या क्या होंगी। और अनुच्छेद 60 इम्पोर्टेंट है, और अनुच्छेद 60 के अंदर शपथ का प्रावधान है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। और नेक्स्ट अनुच्छेद 61 इम्पोर्टेंट है, और अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 62 इम्पोर्टेंट है, 62 के अंदर पद रिक्तता के बारे में यानी राष्ट्रपति की पद रिक्ति के बारे में बताता है। आगे देखते हैं, आगे अनुच्छेद 63 इम्पोर्टेंट है, और अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका उल्लेख किया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदेन सभापति होगा, इसका उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 69, और अनुच्छेद 69 के अंदर जो राष्ट्रपति है उसकी शपथ की बात की गई है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 72, और अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान है उसका उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति का जो क्षमादान है वो अनुच्छेद 72 में उसका उल्लेख किया गया है। आगे हमारा अनुच्छेद 74 इम्पोर्टेंट है, और 74 में मंत्री परिषद का गठन किया की बात की गई है, और इसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 के अंदर प्रधानमंत्री के गठन की बात की गई है, यानी प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 से संबंधित है। और अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। और ये अनुच्छेद 78 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह मंत्री परिषद की कार्यवाहियों की जानकारी राष्ट्रपति को दे, ऐसा अनुच्छेद 78 के अंदर लिखा गया है। और फिर हमारे लिए अनुच्छेद 79 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 79 के अंदर संसद का उल्लेख किया गया है। और 79 के बाद फिर 80 81 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 80 के अंदर राज्यसभा है, और 81 के अंदर लोकसभा है। और राज्यसभा हमारा अपर हाउस है और लोकसभा हमारा लोअर हाउस है, तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और 105 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 105 के अंदर संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। और फिर 105 के बाद में 108 इम्पोर्टेंट है, और 108 के अंदर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो संयुक्त बैठक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 108 के अंदर है। और अनुच्छेद 110 इम्पोर्टेंट है, और अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख किया गया है।
फिर अनुच्छेद 111 इंपॉर्टेंट है। 111 के अंदर राष्ट्रपति को जो वीटो पावर होती है उस वीटो पावर का उल्लेख किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, 111 के बाद अनुच्छेद 112 इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसे हम लोग बजट भी कहते हैं। और हमारे संविधान के अंदर बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया और बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 123 और 123 के अंदर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 124 और 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है 124 के अंदर। और अनुच्छेद 124 के बाद 125 इंपॉर्टेंट है और 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 125 आप लोग जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट 125 के बाद अनुच्छेद 129 इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय इसको लिखा गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, ये अनुच्छेद 129 हमें बताता है। और फिर 129 के बाद 141 इंपॉर्टेंट है। 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित जो विधि है वो भारत के सभी न्यायालयों पर आबाध्य कर होगी, तो ये आप लोग 141 को जरूर याद रखिएगा। और 141 के बाद अनुच्छेद 143 इंपॉर्टेंट है और 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। किस अनुच्छेद के माध्यम से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, तो अनुच्छेद 143 के माध्यम से ले सकता है। और फिर इसके बाद में 148 इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 148 के अंदर नियंत्रक महालेखा परीक्षक का गठन किया गया है। और अनुच्छेद 148 के बाद अनुच्छेद 153 इंपॉर्टेंट है और 153 में राज्यपाल और अनुच्छेद 161 इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल द्वारा क्षमादान का उल्लेख किया गया है। और 163 के बाद 162 इंपॉर्टेंट है और 162 के अंदर राज्य मंत्री परिषद का गठन किया गया है और जिसका मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री होगा, ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और 164 के अंदर मुख्यमंत्री है और 164 के बाद 165 इंपॉर्टेंट है और 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। और फिर 165 के बाद 214 इंपॉर्टेंट है और 214 के अंदर हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है, यानी हाई कोर्टों का उल्लेख किया गया है। और फिर 226 इंपॉर्टेंट है, 226 के द्वारा हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। और फिर 226 के द्वारा 249 इंपॉर्टेंट है और 249 अनुच्छेद के अंदर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाने का जो अधिकार है वो दिया गया है, यानी अनुच्छेद जो 249 है उसके द्वारा अगर राज्य सूची का कोई विषय है उस पर भी संसद कानून बना सकती है, तो ऐसा अनुच्छेद 249 के तहत होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 280 इम्पोर्टेंट है और अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। और फिर 280 के बाद 300 का इम्पोर्टेंट है जिसमें संपत्ति का अधिकार का उल्लेख है। और इसके बाद में अनुच्छेद 312 इम्पोर्टेंट है और अनुच्छेद 312 के अंदर अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। और 12 के बाद में 315 इम्पोर्टेंट है, 315 के अंदर यूपीएससी और स्टेट पीएससी का उल्लेख किया गया है। और फिर 324 इम्पोर्टेंट है, 324 के अंदर निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और आगे इम्पोर्टेंट है 330 इम्पोर्टेंट है और अनुच्छेद 330 के अंदर लोकसभा के अंदर एससी एसटी के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 331 में राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 332 इम्पोर्टेंट है और 332 के अंदर विधान सभा में जो एससी एसटी के आरक्षण का प्रावधान है उसका उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है 333 और 333 के अंदर विधानसभा के अंदर आंग्ल समुदाय का उल्लेख किया गया है। और 338 इम्पोर्टेंट है, 338 के अंदर एससी आयोग इम्पोर्टेंट है
और 338 का और 338 खा, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है। 338 का के अंदर एसटी आयोग है और 338 खा के अंदर ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। और अनुच्छेद 343 इम्पोर्टेंट है और अनुच्छेद 343 के अंदर संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और फिर 343 और 341 भी इम्पोर्टेंट है और 341 के द्वारा किसी जाति को अगर राष्ट्रपति एससी जाति यानी अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। और अनुच्छेद 341 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 341 के द्वारा ही किसी जाति को राष्ट्रपति अनुसूचित जाति घोषित करता है। तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है जो 350 का इम्पोर्टेंट है और 350 का के अंदर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, इसका उल्लेख किया गया है। और आगे जो इम्पोर्टेंट है वो 351 इम्पोर्टेंट है और 351 के अंदर हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश हैं उनको दिया गया है। तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं और आगे जो 352 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। 352 के अंदर राष्ट्रीय आपात है और 356 के अंदर राज्यों में आपात यानी राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 के अंदर वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है और 368 के अंदर संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। तो ये सारे हमारे अनुच्छेद हैं, ये सारे ही अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप याद जरूर रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे टोटल जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे, उन अनुच्छेदों को हमने डिस्कस किया और इन्हीं अनुच्छेदों से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अब हम लोग इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है उन संविधान संशोधन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है ये वो एक नज़र में हम लोग देखते हैं और आप लोग देखिएगा। पहला ही संविधान संशोधन है यानी फर्स्ट कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, यानी पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 7वां संविधान संशोधन 1956 और इसके द्वारा हमारे जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उनका गठन किया गया। और जो हमारा जो 7वां भाग था उस 7वें भाग को निरस्त किया गया। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1967 और ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई और ये सिंधी भाषा जो थी वो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 36वां संविधान संशोधन 1975 और इसके द्वारा जो सिक्किम था वो पूर्ण राज्य बना था और ये सिक्किम हमारा 22वां राज्य बन गया था। और आगे जो हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 और इसके द्वारा प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे और इसी के द्वारा आर्टिकल 39 का, 43 का, 48 का और 51 का को जोड़ा गया था और इसे ही लघु संविधान कहते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग 42वां संविधान संशोधन 1976 से याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं जो हमारा आगे इम्पोर्टेंट है वो है 44वां संविधान संशोधन 1978 इम्पोर्टेंट है और इसके द्वारा जो आर्टिकल 31 था जिसमें संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर 300A में रखा गया और पहले ये जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार था और अब जो ये 300A में रखा गया संपत्ति का अधिकार है ये कानूनी यानी विधिक अधिकार है। इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और हमारे जो इमरजेंसी थी यानी जो आपातकाल में अशांति शब्द था यानी आंतरिक अशांति शब्द था, इसे चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में ही किया गया था। तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और बहुत से जो मतलब कार्य हुए थे वो भी इसमें कुछ हुए थे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया इनको आप जरूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 52वां संविधान संशोधन 1985
और उस 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो 61वां संविधान संशोधन 1989, और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मतदान की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है 69वां संविधान संशोधन 1971 जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित की गई थी। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से घोषित किया गया, ये पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि 69वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा घोषित किया गया था। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 71वां संविधान संशोधन 1992, और इसके द्वारा हमारे संविधान के अंदर 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। यानी 8वीं अनुसूची में जो 3 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई थी। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है 73वां संविधान संशोधन 1992, और इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 74वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, और ये 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 21 का के अंदर है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना, यही हमारा 11वां मूल कर्तव्य है। इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है 91वां संविधान संशोधन जो 2003 के अंदर हुआ था, और इसके द्वारा राज्यों के लिए 15% मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया। लेकिन इसका एक अपवाद देखने को मिलता है, जो कि दिल्ली के अंदर 10% मंत्री परिषद है। ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और आगे हम लोग पढ़ते हैं। और आगे जो हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 52वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 के अंदर हुआ था। और इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषाएं जोड़ी गई थी। यानी ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, और ये चारों भाषाओं को आप बोडो मास्ट्रिक्स से याद रख सकते हैं। तो आपको बोडो से यानी बो से हो जाएगा बोडो, और डो से हो जाएगा डोगरी, मास यानी में से हो जाएगा मैथिली, और सा से हो जाएगा संताली। ये चारों भाषाएं याद हो जाएंगी, आप लोग याद रखिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो है 100वां संविधान संशोधन, जो कि 2015 के अंदर हुआ था। और इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता किया गया था। तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2016 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर जीएसटी आयोग का उल्लेख किया था। और ये थे हमारे फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन थे, उनको हमने डिस्कस किया। तो आई होप ये था हमारा आज का कंप्लीट एक पॉलिटा का वीडियो, यानी कंप्लीट पॉलिटी का एक वीडियो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो कवर ना किया हो, यानी सब कुछ कवर किया है। और इस वीडियो के अंदर से ही जो आपका UPSSC PT का एग्जाम होगा, UPSSC PT का जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम्स के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने अगर वीडियो पूरा वॉच किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।